हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द एलन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्रस्ट एंड प्रेशर। मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट इस वीडियो के बाद आई विल मेक श्योर कि इस टॉपिक के सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए एंड एग्जाम्स में आप इस टॉपिक से कोई भी गलती ना करो। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले IOQM का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एंड एलन ऑनलाइन से 189 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड। अगर आप भी अपने ओलंपियाड्स के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू कैन रजिस्टर फॉर ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट जो एलन ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम 9th to 22nd नवंबर। अगर आपको रजिस्टर करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस गिवन नंबर्स एंड एनहांस योर ओलंपियाड प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट किसे बोलते हैं? इस दुनिया में अगर कोई भी फोर्स एरिया ऑफ द सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो जाए तो वैसे फोर्स को बोला जाता है थ्रस्ट। सो अगर आपके पास एक कॉन्टैक्ट सरफेस है एंड इस कॉन्टैक्ट सरफेस में आप एक फोर्स लगा दो एंड दिस फोर्स शुड बी perpendicular to the contact surface, then this perpendicular force will be termed as thrust. अब thrust के लिए ऐसा ही definition क्यों चूज किया है? Because students, it is our common experience that only perpendicular forces can exert pressure. मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। सपोज आप अपने चीक्स पे एक फोर्स लगाओ जो आपके चीक्स के साथ परपेंडिकुलर है, तो आप फील करोगे चीक्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। बट अगर आप एक पैरेलल फोर्स लगाओ चीक्स पे, देन यू विल फील एज इफ कोई प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ओनली परपेंडिकुलर फोर्सेस हैव द कैपेसिटी टू एक्सर्ट प्रेशर। दैट इज द रीजन थ्रस्ट इज डिफाइंड एज एनी फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो क्योंकि थ्रस्ट एक फोर्स है, तो थ्रस्ट का भी SI यूनिट फोर्स के SI यूनिट के इक्वल है। दैट इज SI यूनिट इज न्यूटन एंड द CGS यूनिट इज डाइन। And we know that force has a particular direction. That is the reason even thrust will have a direction and it is a vector quantity. Now after this we can study pressure. अगर हमने thrust समझ लिया है तो pressure is nothing but the thrust acting per unit area. मतलब आपने जो thrust कैलकुलेट किया है ना, इस thrust को आपको सिर्फ area of the surface के साथ डिवाइड करना है। It is the thrust per unit area. नाउ थ्रस्ट को हम लोग कैपिटल F सिंबल से शो करते हैं एंड एरिया को हम लोग कैपिटल A सिंबल से शो करते हैं। देन अगर मैं बात करूं द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपने थ्रस्ट के लिए कौन सा यूनिट चूज किया है? न्यूटन, एंड एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट एंड दिस SI यूनिट इज ऑल्सो एब्रिविएटेड एज पास्कल। दैट मीन्स इस यूनिट का एक दूसरा नाम है पास्कल in honor of the scientist Blaise Pascal. And the CGS unit will be 1 dyne upon 1 centimeter square. That means dyne per centimeter square. अब आपको लग रहा होगा क्योंकि थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रेशर को भी वेक्टर होना चाहिए। नहीं, टर्न्स आउट दैट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि थ्रस्ट के पास तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दैट इज द रीजन इट्स अ वेक्टर। बट प्रेशर ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन, बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आप असाइन नहीं कर सकते। प्रेशर्स आर ऑल्सो एक्सर्टेड बाई लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अगर आप लिक्विड के अंदर प्रेशर का डायरेक्शन देखो, सो लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सो बिकॉज यू कैनॉट असाइन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट इज द रीजन प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड यहाँ पे आप 1 पास्कल का डेफिनेशन भी देख सकते हो। दैट मीन्स यू नो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। सो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 पास्कल इज बेसिकली 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. So how can you define 1 Pascal? You can say that if a perpendicular force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square, then the pressure that it exerts is equal to 1 Pascal, which is the SI unit of pressure. आगे देखते हैं. Now we have factors affecting pressure. जैसे कि फॉर्मूला से ही पता चल रहा है कि प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, सो प्रेशर विल डिपेंड अपॉन थ्रस्ट एंड एरिया. सो फर्स्ट पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट. जितना ज्यादा थ्रस्ट उतना ज्यादा प्रेशर. अगर आप थ्रस्ट इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा क्योंकि थ्रस्ट न्यूमरेटर में है एंड एरिया इज इन द डिनोमिनेटर. सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर दोगे तो प्रेशर विल डिक्रीज एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज कर दोगे तो प्रेशर विल इंक्रीज. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं. मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दिखाता हूं. सबसे पहला, अगर आप नाइफ का एग्जाम्पल लो, सो हमें पता है कि शार्प नाइफ से आप इजीली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट कर सकते हो. पता है क्यों? क्योंकि नाइफ जितना ज्यादा शार्प होगा इट विल हैव लेस एरिया. सो शार्प नाइफ्स हैव लेस एरिया. एरिया ऑफ द सरफेस इज लेस.
So because area of the surface is less, that is the reason the pressure that it exerts on the vegetables or fruits that is to be cut is very large, क्योंकि area बहुत small है. That is the reason we have a large pressure and we can easily cut whatever we want to cut. And the next example is you can take suitcases. Suitcases heavy होते हैं. अब suitcase का जो handle है ना वो बहुत मोटा होता है, broad होता है. तो ब्रॉड हैंडल से हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो हैंडल का एरिया है, द एरिया इज लार्ज, एंड वी नो इफ एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस so the pressure that it exerts will decrease. So suitcases will have broad handles, that means more area, due to which it exerts a small pressure on our hands while carrying it. मतलब हम जब उन्हें कैरी करते हैं हमारे हाथ में जो प्रेशर लगता है वो कंपैरेटिवली कम लगता है. So this is a classical example of the consequences of large and small area and the dependency of pressure on area. आगे देखते हैं. Now we can see the pressure due to fluids. Students, fluids क्या होते हैं? सबसे पहली बात, any substance that has the tendency to flow is known as fluid. And liquids and gases are collectively known as fluids because liquids and gases क्या कर सकते हैं? Flow कर सकते हैं. The next point is solids exert pressure only due to their weight, whereas liquids exert pressure due to their weight and tendency to flow. हम लोग कंपेयर कर रहे हैं प्रेशर ड्यू टू सॉलिड एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड. मान लो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे अपने हाथ में रखा है, तो क्या ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मेरे हाथ में? यस. किस वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स वेट. हर एक सॉलिड का कुछ ना कुछ वेट होगा, उस वेट के वजह से वो बेस पे या कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा. वेयरएज लिक्विड्स दो रीजन से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. इफ वी हैव अ वाटर बॉटल, सो वाटर बॉटल के बेस में अपने वेट के वजह से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड जो साइड वॉल्स है, साइड वॉल्स में भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा बिकॉज वाटर हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो. वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो साइड वॉल्स में फ्लो करके जाएंगे एंड प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर ओनली ऑन द बेस. सॉलिड सिर्फ और सिर्फ बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, whereas liquids exert pressure in all directions. लिक्विड बेस में भी करेंगे एंड जो साइड वॉल्स है उसमें भी करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेशर ड्यू टू सॉलिड डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस. सो आपने जो फॉर्मूला देखा, प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो ये सॉलिड्स का प्रेशर है, ये एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है. Very shortly we are going to see a formula for liquid pressure, and liquid pressure does not depend upon the area of contact surface. In fact, it only depends upon the height of the liquid, the density of the liquid, and acceleration due to gravity. So these are the points of differences between pressure due to solids and pressure due to liquids, या फिर आप fluids भी बोल सकते हो. आगे देखते हैं. Now if we see a pressure due to liquid column, इस फॉर्मूला का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखाता हूं. मान लो ये जो कंटेनर है, दिस कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. सो ये जो वाटर है इसके टॉपमोस्ट सरफेस में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मैंने इसे P1 बोला है. एंड इससे हाइट h नीचे या डेप्थ h नीचे जो भी बोलो, प्रेशर इज P2. सो हम P1 एंड P2 के बीच में अगर रिलेशन लिखे तो टर्न्स आउट दैट वी विल गेट P2 minus P1. That means the pressure difference between the upper surface and the point at which you want to calculate pressure, P2 minus P1 will be this height h, the density of the liquid rho g. मतलब P2 will be P1 plus h rho g. That means liquid pressure को आप P2 बोल सकते हो, P1 is the atmospheric pressure and h rho g is due to this water column. So अगर मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि अगर h height का लिक्विड है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, द आंसर इज h rho g. तो ये P1 कहां से आया? सर P1 एटमॉस्फेयर से आया. अब अगर आप एटमॉस्फेयर को ब्लॉक कर दो, मतलब आप यहाँ पे एक लिड लगा दो. इफ यू से दैट योर कंटेनर इज नॉट ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो आप क्या कर सकते हो? आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PATM को जो मैंने P1 बोला है उसे 0 मान सकते हो. अगर आपके पास क्लोज्ड वेसल है तो देन यू विल गेट द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, दैट मीन्स इट इज जस्ट h rho g. तो आज के बाद अगर आपको h हाइट का लिक्विड कॉलम दिया जाए एंड ऐसा बोला जाए कि लिक्विड कॉलम का डेंसिटी रो है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला h rho g टू कैलकुलेट द लिक्विड प्रेशर. चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं. नाउ वी हैव पास्कल्स लॉ. नाउ पास्कल्स लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हम अपर एंड लोअर सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं. मान लो अपर सरफेस में मैंने एक पॉइंट ले लिया 1 एंड ये लोअर सरफेस में मैंने पॉइंट ले लिया 2, एंड ये जो वर्टिकल हाइट है, दिस वर्टिकल हाइट इज h, एंड लिक्विड का जो डेंसिटी है दैट इज रो. सो वी कैन राइट P2 minus P1.
P2 minus P1 is equal to H rho G. So P2 minus P1 क्या है? P2 minus P1 is the pressure difference between point 2 and point 1. So pressure difference दो पॉइंट के बीच में किस किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है? It depends upon the height. अब height h तो कांस्टेंट है. It depends upon the density of liquid. अभी liquid अगर कांस्टेंट है तो density of liquid is also constant, and it depends upon acceleration due to gravity. अब Pascal's law is applicable only for an enclosed fluid. तो ये fluid जो है ये अभी flow नहीं कर रहा है, ये vessel के अंदर enclosed है. अब मैंने क्या किया? मैंने आपसे ये बोला कि मैं ना पॉइंट 1 में प्रेशर इंक्रीज करूंगा बाय एन अमाउंट x. मतलब पॉइंट 1 में जो प्रेशर था ना कितना था? P1 को मैंने x इंक्रीज कर दिया. सो पास्कल सेज कि अगर आपने लिक्विड के किसी भी एक पॉइंट में प्रेशर को एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज कर दिया तो ये जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट जो भी है वो सारे पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. मतलब अगर आपने पॉइंट 1 का प्रेशर बाई x इंक्रीज कर दिया तो पॉइंट 2 का प्रेशर में भी x का इंक्रीमेंट आ जाएगा. इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे कि मुझे पता है कि P2 माइनस P1 इज H rho G. ये डिफरेंस तो हमेशा मेंटेन होना चाहिए. अब उन्होंने क्या किया? P2 का वैल्यू क्या कर दिया? बाई x इंक्रीज कर दिया. सो देखो P2 नहीं है अब प्रेशर, नाउ द प्रेशर इज P2 प्लस x कर दिया. माइनस प्रेशर P1 नहीं है, अब P1 प्लस x कर दिया इज इक्वल टू H rho G. अब इस बात को समझो, मैंने पॉइंट 1 के प्रेशर को x अगर इंक्रीज कर दिया तो पॉइंट 2 का प्रेशर को भी x इंक्रीज होना ही पड़ेगा. क्यों? वरना ये P2 माइनस P1 का वैल्यू H rho G नहीं आएगा. मुझे तो पता है कि P2 माइनस P1 का वैल्यू H rho G आना चाहिए एंड ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो अगर किसी एक पॉइंट का प्रेशर एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज होता है सो दूसरे पॉइंट में भी इक्वली इंक्रीज होना चाहिए सच दैट. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में दिस विल बी P2 प्लस x माइनस P1 माइनस x इज इक्वल टू H rho G. ये x एंड x कैंसिल होके P2 माइनस P1 is H rho G. So what is Pascal's law? Pascal's law simply states the pressure exerted anywhere in a confined liquid, you should have a confined liquid, is transmitted equally, हर जगह पे equally transmit होगा and undiminished, मतलब जब transmit होगा तब decrease नहीं करेगा to all parts of the liquid. आपने point A में pressure by x इंक्रीज कर दिया था तो ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है ये सारे पॉइंट्स में इक्वली ट्रांसमिट हो गए. तो पॉइंट 1 में भी अगर बाई एक्स इंक्रीज हुआ है तो पॉइंट 2 में भी बाई एक्स इंक्रीज होना ही चाहिए सच दैट P2 माइनस P1 का जो डिफरेंस है वो H rho G मेंटेन्ड रहे. आगे देखते हैं. नाउ वी हैव डेंसिटी. व्हाट डू वी मीन बाय डेंसिटी? बहुत सिंपल है. वी कैन डिफाइन डेंसिटी एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करने में वी गेट डेंसिटी. Then we can talk about the fact that density is a scalar quantity because mass is also a scalar and volume is also a scalar quantity. We can even talk about its SI unit. देखिए mass के लिए आप क्या कर सकते हो? mass के लिए you can have kg and volume के लिए you can have meter cube. So ये क्या आ जाएगा? This will be kg upon meter cube या kg per meter cube. After this we can talk about relative density. What is relative density? Relative density को specific gravity भी बोला जाता है. अब एक सब्सटेंस का डेंसिटी नहीं निकालेंगे, एक सब्सटेंस का डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर सब्सटेंस निकालेंगे एंड जनरली हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकालते हैं. सो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? देखो रिलेटिव डेंसिटी को RD से डिनोट करते हैं. इट इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. मतलब ये दो डेंसिटीज का रेशियो है. तो एक सब्सटेंस का डेंसिटी तो हम निकाल ही सकते हैं, उसको सिर्फ हमें क्या करना है? डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करना है. सो आप खुद बताओ कि रिलेटिव डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? अगेन इट्स अ स्केलर क्योंकि दो डेंसिटीज का रेशियो है. यहाँ पे रो s इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड और द सब्सटेंस एंड रो w इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? आप खुद सोचिए कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस का भी यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का भी हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब. ये दोनों यूनिट्स कैंसिल होके आंसर तो 1 आ जाएगा. दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी के पास कोई भी यूनिट नहीं है because relative density is a ratio of two same type of quantity. ये density upon density का ratio है, so it will not have a unit. Next, now we can talk about the last topic which is buoyant force. अब buoyant force related ही बहुत सारी चीजें आने वाले हैं. buoyant force क्या है? buoyant force को ना upthrust भी बोला जाता है. अब आपको दो चीजें एकदम सेपरेट करना पड़ेगा. एक है सॉलिड, एक है फ्लूइड. एंड फ्लूइड में जनरली हम लिक्विड्स की बात करेंगे. दैट मीन्स वी विल इमर्स अ सॉलिड inside a liquid or a fluid. That means whenever a solid is partially or completely immersed in a fluid. Situation देखो, हमने solid को
या तो पार्शियली या तो कंप्लीटली कहां पे इमर्स कर दिया है, इन अ फ्लूइड, इन जनरल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस। तो सॉलिड के अपर एंड लोअर सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस है क्या, देखते हैं कैसे। देखो, दिस इज द सिचुएशन। अगर मैंने एक सॉलिड को किसी भी फ्लूइड के अंदर इमर्स किया है, मुझे पता है कि विथ डेप्थ, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, लिक्विड प्रेशर इज एच रो जी। सो हाइट या डेप्थ जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। सो लोअर सरफेस जो है ना, लोअर सरफेस इज एट अ ग्रेटर डेप्थ, लोअर सरफेस का डेप्थ ज्यादा है तो लोअर सरफेस में लिक्विड प्रेशर ज्यादा होगा। एंड अपर सरफेस का डेप्थ थोड़ा सा कम है, दैट मीन्स अपर सरफेस में प्रेशर कम होगा। So whenever you immerse a solid partially or completely in a fluid, due to pressure difference between the upper and lower surface has greater pressure, upper surface has less pressure। तो आप खुद बताइए कौन सा प्रेशर ज्यादा है। तो देखो, लोअर सरफेस में ऊपर के डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है एंड अपर सरफेस में नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। सो आई थिंक द अपवर्ड प्रेशर इज मोर। तो अगर अपवर्ड प्रेशर ज्यादा है तो अपवर्ड फोर्स भी ज्यादा होगा। A net force acts on the solid in vertically upward direction. So क्योंकि upward pressure is more, so there will be a net force acting on the solid. किसने लगाया, फ्लूइड ने लगाया या लिक्विड ने लगाया, किसके ऊपर लगाया, सॉलिड के ऊपर लगाया, कौन से डायरेक्शन में लगाया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। एंड दिस फोर्स इज टर्म्ड एज बाइंड फोर्स, इसे हम लोग FBB बोलते हैं। So this is the concept of buoyant force. You place a solid either completely or partially in a liquid or a fluid, then we know that the lower surface will always be at a greater depth. That is the reason pressure on the lower surface will be more. But ये मत भूलना, lower surface में ऊपर के डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, upper surface में नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर लगता है। So the upward pressure dominates or the upward force dominates. So the net force acting due to the fluid will be in the vertically upward direction, and this force is termed as upthrust or buoyant force. Students, आगे देखते हैं। Now we have Archimedes principle. ये भी बाइंड फोर्स से आ रहा है। बाइंड फोर्स का एक फॉर्मूला हम लोग हायर क्लासेस में डिराइव करते हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। बस मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। अब मुझे पता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या मैं इसे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोल सकता हूं, बिल्कुल। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को मैंने जैसे g से मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज मास इनटू g, वी नो दैट वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो मास इनटू g को हम लोग वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सो यहां से हमने ये शो किया कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। एंड ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है, whenever a solid will be immersed in a liquid, वो अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा लिक्विड को साइड हटाएगा, थोड़ा सा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। दैट इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब वी कैन स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एज whenever a solid is partially or completely immersed in a fluid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the displaced fluid। तो आर्किमिडीज ने इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो buoyant फोर्स का वैल्यू होगा वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होगा। मैंने आपको ये मैथमेटिकली एंड एक इजी तरीके से दिखाया है। आगे देखते हैं। नाउ वी हैव द केसेस फॉर फ्लोटेशन। केस नंबर 1 इज बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन वेट। सो आपके पास क्या था, कोई ना कोई लिक्विड था एंड आपने क्या किया, एक सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर इमर्स करके रिलीज कर दिया। अब इसके ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे, 2 फोर्स। एक तो इसका खुद का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड एक अपथ्रस्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। सो फर्स्ट केस क्या है, अगर बाइंड फोर्स ग्रेटर देन वेट है, आप खुद सोच सकते हो, अगर आपका बाइंड फोर्स ग्रेटर देन वेट है, सो व्हाट कैन यू टेल अबाउट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मान लो सॉलिड के डेंसिटी को आप रो एस से डिनोट करो एंड लिक्विड के डेंसिटी को आप रो एल से डिनोट करो। अब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है, v इंटू रो इंटू जी, एंड वेट भी क्या हो जाता है, वेट भी m इंटू जी है। देखो, सो वेट क्या है, m इंटू जी, एंड मास को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। सो ये भी v रो जी, ये भी v रो जी। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो अपथ्रस्ट के लिए मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज v। अपथ्रस्ट के लिए डेंसिटी आ जाएगा लिक्विड का डेंसिटी एंड g, ठीक है। अब वेट के लिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो क्योंकि हमने कंप्लीटली इमर्स कर दिया है, सो जितना ओरिजिनल वॉल्यूम होगा सॉलिड का
उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो लिक्विड डिस्प्लेस को मैंने v माना है, इसका वॉल्यूम भी v, बट इसके डेंसिटी में आएगा रो एस एंड g। तो देखो g एंड g बोथ साइड से कैंसिल, v एंड v बोथ साइड से कैंसिल, दैट शोज अस कि रो एल शुड बी मोर देन रो एस। तो अगर सब्सटेंस का डेंसिटी लिक्विड से कम है, ऐसे सोचो, इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट इज ग्रेटर, तो ये अपर सरफेस में मूव करेगा एंड इट विल फ्लोट विथ सम पार्ट आउटसाइड द सरफेस। दैट मीन्स दिस इज अ कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। इसमें क्या होगा, इसमें फ्लोटिंग होगा। द नेक्स्ट कंडीशन इज बाइंड फोर्स इज लेस देन वेट। अब अगर आपका बाइंड फोर्स जो है वो वेट से कम है, सो बाइंड फोर्स अपवर्ड फोर्स है, दैट मीन्स डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंकिंग। अब सिंकिंग की कंडीशन में देखते हैं, ये भी वी रो जी, ये भी वी रो जी, सो दिस इज वी रो एल इंटू जी एंड दिस इज वी रो एस इंटू जी। सो जी एंड जी कैंसिल, वी एंड वी कैंसिल, दैट मीन्स लिक्विड का डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अगर सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड का डेंसिटी कम है, दैट मीन्स द सॉलिड विल सिंक। जैसे कि अगर आप एक आयरन नेल को किसी भी लिक्विड में, वाटर में इमर्स करोगे, तो क्या होगा, आयरन नेल विल सिंक, क्योंकि आयरन का जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। एंड द लास्ट केस इज बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट। अगर बाइंड फोर्स एंड वेट इक्वल हो जाए, तो ये वी रो एल जी एंड वी रो एस जी इक्वल हो गया। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, जब लिक्विड का एंड सॉलिड का डेंसिटी सेम हो जाएगा। एंड इसे हम लोग फ्लोटेशन नहीं बोलते, इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आपका ये फ्लूइड था एंड आपने इस सॉलिड को इमर्स किया एंड ऊपर लगने वाला फोर्स एंड नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया, देन आप बोलोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब इसको आपने जिधर रखा इधर है, अगर आपने इधर रखा तो इधर ही रहेगा, अगर आपने इधर रखा तो ये इधर ही रहेगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो ये हमने क्या देखे, बाइंड फोर्स एंड फ्लोटेशन का क्या रिलेशन है। अगर बाइंड फोर्स वेट के इक्वल है देन इक्विलिब्रियम, अगर बाइंड फोर्स इज लेस देन वेट, आप खुद सोचिए, ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, नीचे वाला ज्यादा है, सो इट सिंक। एंड अगर ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे लगने वाला कम है, दैट मीन्स इट विल फ्लोट विथ सम पार्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एंड इसको आप डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम मी स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर। आई होप इस लेक्चर को मैंने बहुत अच्छे से समराइज किया है एंड सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।